नमस्कार। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली विचार की कहानी में उतरेंगे जिसने यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, और वो विचार था राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक सामूहिक पहचान है, एक एहसास कि हम सब एक हैं, क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा सब एक है। और यही विचार 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में एक ज्वाला की तरह फैल गया। सवाल तो यही है कि कैसे सिर्फ एक विचार ने इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और उन देशों को जन्म दिया जिन्हें आज हम जानते हैं। हमारी आज की ये चर्चा इसी रोमांचक कहानी को परत दर परत खोलेगी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1789 के फ्रांस से, जहां एक क्रांति हुई जिसने सिर्फ राजा को गद्दी से नहीं हटाया, बल्कि दुनिया को एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। इस क्रांति का जो मूल संदेश था वो बहुत साफ था। सत्ता अब किसी एक इंसान यानी राजा के हाथ में नहीं होगी, बल्कि पूरे राष्ट्र यानी कि हम सब लोगों के हाथ में होगी। देश राजा का नहीं, नागरिकों का है। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। अच्छा, अब देखते हैं कि ये नया विचार फ्रांस से निकलकर पूरे यूरोप में कैसे फैला। और इसे फैलाने वाला था इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प किरदार, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के बारे में जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि वो एक विरोधाभास था। एक तरफ तो उसने समान कानून बनाकर राष्ट्रवादी विचारों को फैलाया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जीत ने ही उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की आग जला दी जिन पर उसने कब्जा किया था। तो हुआ ये कि उसी के शासन के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। फिर जब नेपोलियन हार गया तो यूरोप की जो पुरानी शाही ताकतें थीं वो सब वियना में इकट्ठा हुईं, और उन्होंने तय किया कि राष्ट्रवाद के इस जिन को वापस बोतल में बंद करना ही होगा। लेकिन देखिए, इतिहास की घड़ी को पीछे घुमाने की ये कोशिश ये पूरी तरह नाकाम रही। असल में इससे तो आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि सीधी सी बात है, एक बार जब लोगों को आज़ादी का स्वाद मिल जाता है तो उसे छीनना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इतना सब दबाने के बावजूद राष्ट्र का ये विचार इतना ताकतवर था कि उसे रोका नहीं जा सका, और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे महाद्वीप में विद्रोह की लहरें उठने लगीं। अपने शासन की ये मांग जंगल की आग की तरह फैली। इसकी शुरुआत 1830 में हुई, और फिर 1848 में तो जैसे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की नहीं थी। अब तो आम लोग, मजदूर, किसान, औरतें सब सड़कों पर थे और अपने भविष्य को खुद बनाने की मांग कर रहे थे। आखिरकार बदलाव की इस लहर को कामयाबी मिली और यूरोप में नए शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ। लेकिन हर देश के बनने की कहानी बहुत अलग थी। जर्मनी के एकीकरण की कहानी को देखें तो वो एक बहुत ही क्रूर राजनीतिक रणनीति का नतीजा था। ये वोटों से नहीं, बल्कि बिस्मार्क की रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति से हुआ, जिसका सीधा मतलब था युद्ध और सैन्य शक्ति। लेकिन इटली की कहानी थोड़ी अलग थी। वो एक टीम एफर्ट था, जिसमें मैजिनी जैसे क्रांतिकारियों का जुनून था, कैवोर जैसे चतुर राजनेता का दिमाग था, और गैरिबाल्डी जैसे करिश्माई सैन्य नेता की तलवार थी। अब चलते हैं ब्रिटेन की तरफ, जो हमें एक तीसरा मॉडल दिखाता है। यहाँ न कोई क्रांति हुई, न कोई बड़ा युद्ध, बल्कि सदियों तक धीरे धीरे विलय होता रहा। ये जो प्रक्रिया थी, ये किसी राष्ट्रवादी विद्रोह का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये धीरे धीरे अंग्रेजी नियंत्रण के फैलने का नतीजा थी, जिसमें अक्सर वेल्स, स्कॉटलैंड और खासतौर पर आयरलैंड की अपनी संस्कृतियों को दबाया गया। अब जैसे जैसे 19वीं सदी खत्म होने को आई, राष्ट्रवाद का ये जो सफल विचार था वो एक ज्यादा प्रतिस्पर्धी और आक्रामक रूप लेने लगा। और यहीं से एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया, अपने राष्ट्र से प्यार धीरे धीरे अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ मानने के घमंड में बदल गया, और फिर ये दूसरे तथाकथित कमजोर राष्ट्रों पर कब्जा करने का एक बहाना बन गया। और इसका जो अंतिम और दुखद नतीजा निकला वो था पहला विश्व युद्ध। यानी जिस ताकत ने यूरोप में राष्ट्र बनाए, आखिर में उसी ताकत ने उन्हें मानव इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक में झोंक दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक विचार जो आज़ादी और एकता के नाम पर शुरू हुआ था, उसी के अंदर बंटवारे और लड़ाई के बीज भी छिपे थे। ये एक ऐसी विरासत है जिससे दुनिया आज भी कहीं न कहीं जूझ रही है।